जंतर मंतर पर 15 साल की लड़की या 25 साल की महिला, मुझे नहीं पता, बड़ा कंफ्यूजन है, उसने खड़े होकर प्रधानमंत्री को ऐसी ऐसी गालियां दी जिन्हें हम परिवार तो क्या, दोस्तों के साथ क्या, अकेले भी बैठकर सुनना पसंद नहीं करेंगे। फिर एक वकील है स्मृति सिंह चंदेल, उन्होंने शिकायत की, एफआईआर हो गई और अचानक इकोसिस्टम ऐसे चलाने लगा जैसे देश में इमरजेंसी लग गई हो। फ्री स्पीच खतरे में है, लोकतंत्र मर गया है, तानाशाही आ गई है। लेकिन जरा सा ठहरिए, जो लोग आज फ्री स्पीच का झंडा लेकर घूम रहे हैं उनको इतिहास थोड़ा सा याद दिला देती हूँ मैं। आज की जो यंगर जनरेशन है ना, जो अपने आप को जेनजी कहती है, उनको शायद ये पता ही नहीं, क्योंकि उनका मन ही नहीं करता है रिसर्च करने का। उनको बताया ही नहीं गया है कि भारत में फ्री स्पीच पर सबसे बड़ा हमला मोदी, बीजेपी या आरएसएस ने नहीं किया है। ये काम खुद राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने किया था। 1950 में संविधान लागू हुआ था, बोलने की आजादी मिली थी, सरकार की आलोचना करना अधिकार में आता था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद, मेरे ख्याल से शायद 6 महीनों के बाद ही, 2 पत्रिकाओं ने सरकार को असहज कर दिया था। एक थी ऑर्गेनाइजर, जिसने पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबर को छापना शुरू कर दिया था, और दूसरी थी क्रॉस रोड्स, जिसने कांग्रेस सरकार को ही घेरा था। एक मैगजीन थी दक्षिणपंथी और एक मैगजीन थी वामपंथी, लेकिन कांग्रेस ने दोनों को दबाने की पूरी भरपूर कोशिश किया। एक को कहा गया कि पहले सरकार को दिखाओ, उसके बाद में छापो, और दूसरी को तो सीधे बैन ही कर दिया गया था। दोनों मैगजीन सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने कांग्रेस सरकार को साफ साफ शब्दों में झाड़ लगा दी थी। कोर्ट ने कहा नहीं, सरकार ऐसे लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकती है। और फिर आता यहीं पे असली ट्विस्ट, वो डीएनए जो राहुल गांधी के नगों में भी घूम रहा है। कोर्ट से हारने के बाद नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने क्या वो फैसला मान लिया था? नहीं, उन्होंने फैसला वो नहीं माना था। उन्होंने वो काम किया जो उनकी बेटी ने भी किया था, उन्होंने संविधान ही बदल दिया। जो उनकी जिद्दी बेटी ने इमरजेंसी के टाइम पे जो काम किया था, वो उनके पिताजी पहले कर चुके थे। 1951 में पहला संविधान संशोधन लाया गया था और बोलने की आजादी पर नए नए प्रतिबंध जोड़ दिए गए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिस दरवाजे को बंद किया था, नेहरू जी ने संविधान में नया दरवाजा एक और बना दिया था। और सबसे मजेदार बात, आज जो कानून इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी नींव उसी संशोधन में पड़ी थी। ये सबसे मजेदार बात है। अब हम वापस आते हैं 2026 में। 2026 में जो जंतर मंतर पे जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था नीट को लेकर के, उसके ऊपर भारत में किसी अखबार पर बैन नहीं लगा है, किसी पत्रकार को नहीं रोका गया, किसी रिपोर्टिंग को सेंसर नहीं किया गया, किसी ने मंच पर खड़े होकर गालियां दी और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, बस। तो सवाल सीधा उठता है, अगर कार्टून छापने पर पत्रिका को रोकना लोकतंत्र था, तो खुलेआम गाली देने पर एफआईआर की तानाशाही, उसको आप कैसे मान ले रहे हैं कि वो तानाशाही हो गई है? अगर संविधान बदलकर फ्री स्पीच पर पाबंदियां लगाना सही था, तो उसी कानूनी ढांचे का इस्तेमाल आज गलत कैसे हो गया? आलोचना और गाली में फर्क होता है। आप सरकार को घेरिए, सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए, आप बहस कीजिए, क्योंकि वो आपका राइट है। सवाल पूछने का राइट है आपका, बहस करने का आपका राइट है। आप व्यंग भी कीजिए, आप मजाक भी उड़ाइए, लेकिन गाली को फ्री स्पीच का नया संविधान मत बनाइए। और वो भी ऐसी गालियां जो प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी उनके लिए बोली जा रही हैं। गाली का कोई तर्क नहीं होता है, अपशब्द कोई विचारधारा नहीं होती है, और एक एफआईआर कोई इमरजेंसी नहीं होती है। ये सिर्फ बरगलाने का एक तरीका है। इमरजेंसी क्या होती है, ये देश ने 1975 में देख के रखा हुआ है। और मैं जेनजी को बोलती हूँ, चैलेंज करती हूँ, टाइम निकालो, जाकर के पढ़ो 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी किसको कहते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई ना फ्री स्पीच पर ज्ञान देना, उससे एक सवाल जरूर पूछिएगा, जब नेहरू ने संविधान बदलकर पाबंदियां जोड़ी थी, तब फ्री स्पीच कहां चली गई थी? क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग झूठ बोलते हैं, समस्या ये है कि लोग आधा सच बोलते हैं, और कांग्रेस उसके लिए बिल्कुल फ्रंट रो में आके खड़ी हुई है।